नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास बातचीत में। मैं हूं आपके साथ नुसरत परवीन सिद्दीकी। हमारे साथ मौजूद हैं आज साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार हैं संतोष श्रीवास्तव जी। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं, हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं, स्याह रात नहीं लेती नाम ढलने का, यही तो वक्त है सूरज तेरे निकलने का। वरिष्ठ साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव, जिनकी कहानी, उपन्यास, कविता, स्त्री विमर्श पर अब तक 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 अंतर्राष्ट्रीय और 16 राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार मिल चुके हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की मानद उपाधि प्राप्त। मुझे जन्म दो माँ स्त्री के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पुस्तक रेफरेंस बुक के रूप में सम्मिलित हुई। कहानी एक मुट्ठी आकाश एसआरएम विश्वविद्यालय चेन्नई में बीए के कोर्स में है। महाराष्ट्र के एसएससी बोर्ड में 11वीं के कोर्स में लघु कथाएं और कविताएं शामिल हैं। राही उद्योग सहयोग संस्थान रैंकिंग 2018 में वर्तमान में विश्व के टॉप 100 हिंदी लेखक लेखिकाओं में इनका नाम शामिल है। उनसे आपका परिचय करवाती हूँ और बातचीत को भी आगे बढ़ाती हूँ। संतोष श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी खास बातचीत में जी। सबसे पहले और थोड़ा सा ये बताऊंगी कि इसके रचना क्रम के दौरान हम किन इस स्थितियों से गुजरे। यूनिवर्सिटी की नौकरी, घर, सभी, और जब भी फुर्सत बहुत स्वागत है आपका संतोष श्रीवास्तव जी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। पहला सवाल आपसे कि आपने जो लेखनी की शुरुआत की वो किस उम्र में शुरू किया था आपने? बहुत छोटी उम्र से मैंने लिखना आरंभ कर दिया था नुसरत जी। अमूमन होता यह है कि हम किसी घटना से प्रेरित होकर या किसी कोई सामने कोई व्यक्तित्व आया हो उससे प्रेरित होकर लिखते हैं, लेकिन मेरे संग दूसरा ही वाकया रहा कि मेरे माता पिता, भाई बहन सभी लेखन से संबंधित रहे, लिखते थे। हमारे घर का माहौल पूरा साहित्यिक रहा है और इसलिए मैं अगर ये कहूँ कि मेरी जन्म घुट्टी में ही लेखन शामिल है तो अन्यथा नहीं होगा। मेरी माँ कहा करती थी कि लिखती रह, एक दिन तू प्रखर सूरज के समान चमकेगी। माँ थी तो ऐसा सोच लेती थी। और मेरे पिता जबलपुर के हाई कोर्ट में जज थे, बाद में वे ताउम्र वकालत करते रहे, तो उनके जो फौजदारी के मुकदमे थे उनसे प्लॉट लेकर मैं कहानियाँ लिखती थी और काफ़ी मेरी कहानियाँ उन पर आधारित हैं। 16 वर्ष की उम्र से मेरा प्रकाशन कार्य आरंभ हुआ और धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में, उन दिनों डॉक्टर धर्मवीर भारती उसके संपादक थे, तो धर्मयुग जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका से मेरे लेखन का आरंभ हुआ और तब से मेरी लेखनी सतत चल रही है। बिल्कुल, आपने कहा कि माँ थी, उनका सोचना ऐसा वाजिब था। तो जानना चाहूँगी कि प्रेरणा, अगर बात करें प्रेरणा की, तो आप किसको मानती हैं कि आपको, जैसा हमेशा देखा जाता है, कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत? जी हाँ, बिल्कुल। प्रेरणा के लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरे बड़े भाई और मेरे पिता, ये दोनों मेरे रोल मॉडल रहे हैं। और मेरे पिता दर्शन शास्त्र के लेखक थे और भाई जो थे बड़े वाले, वो पत्रकार, साहित्यकार, नाटककार थे। तो ये दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया लेखन के लिए। जी बिल्कुल। अगर बात करूं आपकी जो कहानी, जो उपन्यास है मालवगढ़ की मालविका, उसके बारे में यह है कि भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक लेखन में उसका चयन हुआ था, तो कुछ बताएं हमारे दर्शकों को उस उपन्यास के बारे में। जी हाँ, ये मेरे लिए बड़ी रोमांचक घटना थी, क्योंकि भारत सरकार ने पूरे भारत से
60 उपन्यासों का चयन किया था, जिसमें मेरे उपन्यास मालवगढ़ की मालविका का भी चयन किया गया। जो भाषा प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के लिए इस उपन्यास का चयन किया गया, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि एक रोमांचक पल था जब वो चिट्ठी मुझे मिली मानव संसाधन विकास की कि आपके उपन्यास मालवगढ़ की मालविका का चयन इस हेतु किया गया है। वो चिट्ठी एक्चुअली जो आई थी, वो पत्र जो आया था वो अंग्रेजी में था, तो उनका जो उद्देश्य था वो खास मेरे समझ में नहीं आया। तो उसमें जो संपर्क नंबर नीचे दिया हुआ था, उसमें मैंने कांटेक्ट करके उनसे बातचीत की, तब मुझे ये सब डिटेल्स पता चले। जी, अगर बात करूं आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, तो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको कौन सा पुरस्कार लगा और उसको लेते हुए आपने किस तरह महसूस किया उस पल को? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरे लेखन का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो रचनाएं पुरस्कृत हों। मैं तो आम पाठकों के लिए लिखती हूँ और आम लोगों के लिए, मेरी आम लोगों से ही मैं रचनाएं उठाती हूँ और लिखती हूँ और उन तक पहुँचती है। लेकिन कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले, तो मुझे तो बहुत राष्ट्रीय स्तर के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पुरस्कार मिले हैं वे अकादमियों के पुरस्कार अधिक हैं। महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का मुझे अखिल भारतीय स्तर का पुरस्कार मिला और प्रियदर्शनी अकादमी का पुरस्कार मिला। वसंतराव नाइक प्रतिष्ठान अकादमी का पुरस्कार मुझे, चूंकि मैं बम्बई में रहती थी, तो मुझे वहाँ के राजभवन में तत्कालीन गवर्नर जो थे SM कृष्णा, उन्होंने वो पुरस्कार मुझे राजभवन में प्रदान किया था। इसके अलावा अपने भोपाल से भी मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से मुझे नारी लेखन पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार, और इसके अलावा 2 मुझे बैंकॉक से और एक बैंकॉक से और एक ताशकंद से भी पुरस्कार मिले हैं। तो इन पुरस्कारों को लेकर मेरे मन में सचमुच में खुशी होनी चाहिए, लेकिन मैं इसे एक चुनौती के रूप में लेती हूँ कि मेरा लेखन, मैं अब लेखन के प्रति और भी सतर्क हो जाऊं, और भी कर्मठ हो जाऊं, और भी ईमानदार, मतलब मेरी ईमानदार कोशिश रहती है कि मैं इनकी कसौटी में खरी उतरूं। जी बिल्कुल। अगर बात करूं आपकी पुस्तकों की, तो अब तक कितनी पुस्तकें आप लिख चुकी हैं और उनका प्रकाशन किन किन भाषाओं में हुआ? मेरी अब तक जो प्रकाशित, जो मेरे हाथों में इस समय मतलब मेरे पास मौजूद हैं, वो 15 हैं। 2 मेरी अभी विश्व पुस्तक मेले में लॉन्च होने वाली है। मेरे प्रकाशक सभी दिल्ली के हैं। किताब वाले पब्लिकेशन है, सामयिक पब्लिकेशन है, मेधा प्रकाशन है। मेधा से ये बुक छपी थी, मालवगढ़ की मालविका, मेधा बुक से। तो ये सब मेरे जो प्रकाशक हैं, मतलब इनके द्वारा जो पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, वो अब आप उनको अमेज़न में भी आप देख सकते हैं, किंडल में भी और गूगल में भी देख सकते हैं। और हमें बहुत अधिक पाठक जो मिले हैं वो ऑनलाइन पढ़ने से ही मिले हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये कि रुचि जो जागृत हुई है लोगों में इस समय, वो ये है कि झट से अपना कंप्यूटर चलाओ, झट से अपना मोबाइल और पढ़ लो। तो ये स्थिति रही है। जी बिल्कुल। आपका नाम विश्व के 100 टॉप लेखकों में शामिल किया गया, तो जब ये नाम आपने देखा, आपको पता चला कि आप 100 टॉप लेखक में शामिल हैं, तब आपको कैसा लगा? जी हाँ, ये एक राही सहयोग फाउंडेशन है जो हर 3 साल या 5 साल, जहाँ तक मुझे ठीक से पता नहीं, शायद 5 साल की अवधि है, उसमें वो वर्तमान जो टॉप के विश्व के लेखक हैं उनका चयन करती है। तो जिस समय ये मेरे पास सूची आई, उसमें मैं भी मौजूद थी। तो जो मेरे मित्र थे उन्होंने तो मुझे बधाइयाँ दी, और जो मित्र होने का दम भरते थे उन्होंने सवाल उछालने शुरू कर दिए कि भाई हम नहीं हैं क्या लेखक, हमारा नाम क्यों नहीं है इस सूची में। तो मैं उनके लिए खास ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो मतलब जो सूची में नाम आया गया है, ये जो बनाया गया है पूरा का पूरा 100 लेखकों का, तो उसके अपने मानक हैं। केवल पुस्तकों की संख्या पर, केवल पुरस्कारों की संख्या पर इसका चयन नहीं हुआ है। इसका चयन हुआ है कि आपकी कितनी किताबें किन किन भाषाओं में अनुदित हुई हैं, अनुवाद कितने हुए हैं, और कितने किताबों पे एमफिल और पीएचडी तो समग्र पे होती है, और किन किताबों पे एमफिल हुआ है, और आपकी कौन सी किताबें पाठ्यक्रम में मौजूद हैं।
तो इन तीनों ही स्थितियों में शायद उन्होंने मुझे उचित समझा और मेरा चयन आपका कर नाम। लिया। जी बिल्कुल। बात करूं आपके सबसे अच्छी लेखनी या सबसे अच्छा काव्य जो आपको लगता हो, कौन सा? वैसे तो आपके लिखे सभी आपको बिल्कुल जाहिर है कि पसंद ही होंगे, पर सबसे ज्यादा बड़ा जो कठिन सवाल है आपका, क्योंकि मैं कैसे कह सकती हूँ कि मुझे ये रचना पसंद नहीं है और ये पसंद है। वैसे अपनी स्थिति बतलाती हूँ कि मैं कभी भी अपनी रचनाओं से संतुष्ट नहीं होती। मुझे लगता है कि इसमें जब वो छप के आती हैं, मैं उसके ड्राफ्ट बनाती हूँ, फिर छपने भेजती हूँ, जब वो प्रकाशित होके आती हैं तो मुझे लगता है अरे इसमें तो और ये सुधार होना चाहिए था, ये कमी रह गई। मतलब अगर देखा जाए तो अपनी आलोचक आप अब मैं खुद अपनी आलोचक बिल्कुल, आलोचना के बिना कोई भी चीज का परफेक्शन नहीं कहा जा सकता। जी बात करूं आपकी कविताओं की, जो मैंने बात की थी अभी, आपका काव्य संग्रह जो है उसमें से कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को भी सुन। जी बिल्कुल। वैसे मैं कविताएं नहीं लिखती, शुरू से ही मैं गद्य लेखिका के रूप में जानी जाती हूँ, लेकिन पिछले 5 वर्षों से कुछ ऐसी स्थितियां आई कि मेरे अंदर काव्य की भावनाएं भी उमड़ने लगी, तो मैंने लिखा। तो लिखने के बाद उन कविताओं पर मुझे लगा कि थोड़ा इस पे और काम होना चाहिए, एकदम से इसको छपने नहीं भेजेंगे। तो मैं उनको कवि सम्मेलनों में सुनाती थी और वरिष्ठ कवियों से पूछती थी कि भाई इनमें कुछ सुधार करना हो। तो बहरहाल वो एक संग्रह मेरा तुमसे मिलकर नाम से अभी विश्व पुस्तक मेले में लॉन्च होगा, जो किताब वाले पब्लिकेशन से प्रकाशित हो रहा है। और इसकी कुछ, इनको आप शेर नहीं समझिएगा, मेरा अंदाज शेर जैसा है। क्षणिकाएं हैं, 2-2 लाइन की हैं। उर्दू के शब्दों का मैं ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। मैंने उर्दू लिपि को सीखा भी है और उर्दू में मैं अपने सिग्नेचर भी कर लेती हूँ उर्दू लिपि में। तो मेरे जो लेखन है उसमें उर्दू का ज़्यादा प्रयोग है। तो मैं आपको 3-4 ऐसी क्षणिकाएं सुनाती हूँ कि जर्रे जर्रे पे निशानात लगे छालों के, जर्रे जर्रे पे निशानात लगे छालों के, गमज़दा होगा वो गुजरा जो इधर से होगा, गमज़दा होगा वो गुजरा जो इधर से होगा। और ढह गया दिल का मकान उनसे जुदा होने पे, ढह गया दिल का मकान उनसे जुदा होने पे, वो ये समझे कि इधर जलजला आया होगा, वो ये समझे कि इधर जलजला आया होगा। और शम्मा की लौ भी कयामत सी नज़र आती है, शम्मा की लौ भी कयामत सी नज़र आती है, अपनी इस हार पे शर्मिंदा अंधेरा होगा, अपनी इस हार पे शर्मिंदा अंधेरा होगा। बिल्कुल, बहुत खूब, काफ़ी प्रेरणा देती है आपकी ये कविता। जी शुक्रिया। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे और साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार जो है हमारे बीच हैं संतोष श्रीवास्तव जी, उनसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी खास बातचीत में। आज खास बातचीत में शामिल हैं वरिष्ठ साहित्यकार संतोष श्रीवास्तव जी। उनसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए, जी संतोष जी, अगर बात करूं साहित्य लेखन में आगे आपकी और क्या योजनाएं हैं, किस तरह की लेखनी आप आगे लिखना चाहते हैं? मैं कोई भी, मतलब कहना चाहिए कि कोई भी बात, कोई भी लेखन अपना योजनाबद्ध तो करती नहीं, बड़ा बिखरा मेरा जीवन है। लेकिन मैंने 6 साल की मेहनत से मुंबई पर एक किताब लिखी, जो जिसमें 18वीं सदी से लेकर अभी तक मौजूदा समय तक का पूरा राजनैतिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वहाँ की कला जगत से जुड़ी हर एक चीज़ें, खान पान, जो धरोहर हैं वहाँ की, उन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से मैंने उस में लिखा है। और इन सब के लिए मैंने किसी भी संदर्भ पुस्तक का सहारा नहीं लिया और मैं खुद ही प्रत्यक्ष रूप से उन जगहों पर गई और उन जगहों की मैंने मालूमात हासिल की और तब ये किताब लिखी है, करवट बदलती सदी आमची मुंबई। तो ये जो किताब है ये अभी विश्व पुस्तक मेले में लॉन्च होगी और जैसे कि पहले चर्चा हो चुकी है कि तुमसे मिलकर वो
जो कविता संग्रह है। इसके अलावा एक वरिष्ठ लेखिका हैं, आप जानती हैं, चित्रा मुदगल जी। उनकी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने ऊपर जीवनी लिखूं। हमेशा कहती थी कि तुम एक प्रेरणा बन के उभरी हो लोगों के लिए, और तुम्हारा जीवन जो है उस पर एक उपन्यास लिखा जा सकता है, तो तुम ज़रूर लिखो। तो मैंने कहाँ से बोलना है अब? तो मैंने उनकी बात को सोचा कि कैसे इसको लिखा जाए। तो उपन्यास तो नहीं, मैं अपनी आत्मकथा लिख रही हूँ, और इस आत्मकथा को लिखते हुए मैं जिन पड़ावों से गुजरी हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मेरा जीवन जो है वो डिब्बे में बंद एक ऐसी रील थी जो अब धीरे धीरे खुल रही है, और पीड़ा का एक लंबा सफ़र मेरा जीवन है। बिल्कुल, अभी आपने बात की एक पीड़ा का लंबा सफ़र आपका जीवन है, तो एक निजी सवाल और भावुक करने वाला सवाल है, पर पूछना चाहूँगी कि बेटे हेमंत के जाने के बाद आपने अपने आप को कैसे संभाला और किस तरह परिस्थिति का सामना किया? जी बिल्कुल, पीड़ा से संबंधित ही ये प्रश्न है आपका। हालांकि इस बात को 18 साल पहले अगर आप पूछती तो मैं बहुत विचलित हो जाती, क्योंकि उसको गए हुए 18 साल हो गए हैं। पुत्र हेमंत को एकमात्र पुत्र था मेरा, कवि था, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकला ही था कि कैंपस इंटरव्यू में उसका जर्मन फर्म के लिए सिलेक्शन हो गया, और वो लोग मित्रता दिवस मनाने के लिए मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है माथेरान, वहाँ पर गए। तो उनकी गाड़ी जो है वो वैली में गिर गई, और अपने 5 मित्रों सहित उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक ऐसा हादसा था कि जिसमें आदमी टूट जाता है, लेकिन मेरे पास कलम थी, और कलम ने मुझे एक ऐसा सपोर्ट दिया, एक ऐसा सहारा दिया कि मैं अपनी राख में से एक फिनिक्स पक्षी की तरह उठकर खड़ी हो गई, और मैंने सोचा कि आंसू बहाकर गम गलत करने से बेहतर है कि हेमंत की स्मृति में कुछ किया जाए। तो हमने हेमंत फाउंडेशन की स्थापना की, और इस फाउंडेशन का उद्देश्य है प्रतिवर्ष हेमंत स्मृति कविता सम्मान किसी संभावनाशील युवक को उसकी प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। मुंबई में समारोह पूर्वक यह पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें हम मानधन, शॉल, स्मृति चिन्ह वगैरह देते हैं। और इसके बाद हमने एक और संस्था बनाई, विश्व मैत्री मंच। तो मैं ज़्यादातर महिलाओं के लिए ही लिखती रही हूँ। तो उन दिनों मैंने देखा कि महिलाएं जो हैं वो, उनके अंदर बहुत योग्यता है, लेकिन उनको उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो मैंने ये उचित प्लेटफॉर्म देने के लिए अपने मन में एक धारणा बनाई कि मैं एक ऐसी संस्था की स्थापना करूं जिसमें चित्रकला, नाट्यकला, संगीत, साहित्य, सभी जो कलाएं हैं वे उसमें रहें। तो इसके लिए हमने विश्व मैत्री मंच की स्थापना की और महिलाओं को मंच दिया। लेकिन इसके लिए हम अन्य देशों में भी, अन्य प्रदेशों में भी घूमे, ताकि वहाँ की महिलाओं को भी इससे जोड़ा जा सके और उनको दुनिया के सामने लाया जा सके। अब ये संस्था बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुकी है, और इसमें 300 से अधिक लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल। बात करूँ बिखरे ग्लेशियर, बहते ग्लेशियर, बहते ग्लेशियर, उसमें क्या कुछ है हमारे दर्शकों के लिए या आपके जो पाठक हैं उनके लिए क्या कुछ? जी, ये कहानी संग्रह है बहते ग्लेशियर, और यात्री प्रकाशन नागार्जुन जी ने स्थापित किया था, तो वहाँ से ये प्रकाशित हुआ है। बहते ग्लेशियर में चूँकि आप सभी जानते हैं कि ग्लेशियर बहते नहीं हैं, ग्लेशियर अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन मैंने इसका नाम क्यों बहते ग्लेशियर दिया, क्योंकि ग्लेशियर जो है वो एक ठोस बर्फ का पिंड है जो ऊपर थोड़ा सा रहता है और नीचे काफ़ी अधिक रहता है। स्त्री भी इसी तरह अपने भावनाओं से, अपने कामों से, अपनी स्थिति से अपने को इतना मजबूत पाती है कि, या मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि मैं वो मजबूती चाहती हूँ औरतों में, जो कि आगे की जितनी भी उनके
सामने समस्याएं आए उनका वो सामना कर सके। तो इससे संबंधित ही इसमें कहानियां हैं। जी, आपकी जैसा कि आपने बताया कि महिलाओं पे केंद्रित ज़्यादातर आपकी कहानियाँ उपन्यास होते हैं, तो महिलाओं के हर पहलू को किस तरह लिया आपने, किस तरह के पहलू को अपने उपन्यास में ढाला? मेरा एक उपन्यास है टेम्स की सरगम। टेम्स की सरगम में मैंने एक ऐसी अंग्रेज महिला का वर्णन किया है जो पूरी तरह भारत की होके रही है। भारत में एक बंगाली युवक से उसका प्रेम विवाह हुआ और ये प्रेम इतना जड़ें जमा चुका था कि वह अपने मतलब जो आज़ाद हुआ भारत तो वो अपने देश नहीं लौटी और इधर यहीं की होकर रह गई। तो ये मैंने इसमें प्रेम को बहुत मान्यता दी है। बहुत ये मैं मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर प्रेम हो तो हम पूरे संसार से न जाने कितनी समस्याओं को हल कर सकते हैं प्रेम से। दूसरा मेरा उपन्यास है लौट आओ दीपशिखा, जो लिव इन रिलेशन पर है। आजकल लिव इन रिलेशन बम्बई में तो बहुत ज़्यादा मतलब महानगरों की तो त्रासदी हो गया है। ये लिव इन रिलेशन एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से उसके मतलब बुरे रिजल्ट्स भी हैं और अच्छे भी हैं। तो इसमें मैंने इन दोनों रिजल्ट को कहानीबद्ध किया है। तो ये लौट आओ दीपशिखा इस तरह, तो मैं इस तरह से महिलाओं के विभिन्न पहलुओं को अपने उपन्यास में लेती हूँ। जी बिल्कुल। चलते चलते आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि आपके जो पाठक हैं उनके बारे में आपकी क्या राय है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि मैं अपनी आलोचक खुद हूँ और मैंने कभी किसी आलोचक का सहारा नहीं लिया, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि मेरे पाठक ही मेरे सबसे बड़े आलोचक हैं। तो वो मेरी रचना कहाँ छपी है ये खबर मुझ तक पहले पहुँचती है, पत्रिका बाद में आती है। तो पाठक मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। किसी भी आलोचक को कभी भी मैंने अपनी प्रसिद्धि, अपनी किताबों को स्थापित करने के लिए किसी भी आलोचक का मैंने सहारा नहीं लिया। हमेशा मेरे पाठक ही मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा लेखन एक ऐसा पुल है जिस पर से होकर मैं पाठकों तक पहुँचती हूँ और पाठक मुझ तक। जी बिल्कुल। चलते चलते चाहूँगी कि अपने दर्शकों, हमारे दर्शकों और अपने पाठकों के लिए कुछ संदेश। मैं यही कहना चाहूँगी अपने पाठकों से, अपने दर्शकों से कि लेखन एक ऐसा मजबूत मतलब एक ज़रिया है जिसके ज़रिए सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। किसी भी काम के लिए हमें किसी विरोध की ज़रूरत नहीं है। आप लेखनी में दम रखिए और लेखनी के द्वारा दुनिया तक पहुंचिए और लेखनी से आप जागृत करिए अपने कामों को। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया हमारे साथ ख़ास बातचीत में शामिल होने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार थी संतोष श्रीवास्तव, जिन्होंने की 17 किताबें लिखी, उनकी प्रकाशित हुई और कई अन्य भाषाओं में भी उनका अनुवाद हो रहा है। तो मुझे दीजिए इजाज़त और ख़बरों का सिलसिला DNN पर लगातार जारी है। आप बने रहें DNN के साथ।